जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम विश्व का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये जो 500 क्वेश्चन है ना, ये सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस कई एग्जाम में रिपीट हुए हैं। ओके, और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम शून्य से शिखर तक यानी कि हम पहले बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसके बाद जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। यानी कि हम लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो हेकेटियस के लिए भूगोल का जनक माना जाता है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था एरेटोस्थनीज ने। और नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो भूगोल के नामकरण और प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यूनान के निवासियों को दिया जाता है। ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन भूगोल का अर्थ होता है। एक बुक है जस प्रियोडस, ठीक है, यानी कि पृथ्वी का वर्णन। ये पुस्तक किसने लिखी? तो ये हेकेटियस ने लिखी पुस्तक। ठीक है, याद रखना ये बुक आपके एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भूगोल का जनक किसे माना जाता है? ये सारे क्वेश्चन रिपीट हुए क्वेश्चन हैं। तो वर्तमान भूगोल का जनक माना जाता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के लिए। इसी क्रम में बताइए कि व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो एरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक माना जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले भूगोल यानी कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और इनको ही व्यवस्थित भूगोल का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है? दोस्तों मार्टिन वेहम को विश्व ग्लोब का निर्माता माना जाता है। भौतिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो पॉलीडोनियन, ये भौतिक भूगोल के जनक हैं। ठीक है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कार्ल ओ सोअर को सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानचित्र का निर्माता कौन है? दोस्तों एनेक्सीमेंडर जो हैं ये विश्व मानचित्र के निर्माता हैं। ओके, और हम बात करें भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार किसे माना जाता है? तो स्ट्राबो के लिए भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार माना जाता है। नेक्स्ट है, सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? तो छोटे से अणुओं से लगाकर महाकाय आकाश गंगाओं के सम्मिलित रूप को ही भूगोल यानी कि यूनिवर्स कहा जाता है। ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों महाविस्फोटक सिद्धांत या फिर बिग बैंग थ्योरी इसको कहा जाता है, ये दिया था एब्जाज लेमेंतियर ने। ओके, इसको आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के विश्वास के अनुसार बिग बैंग यानी कि महाविस्फोटक की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो महाविस्फोटक यानी कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है। इसी क्रम में बताइए सतत सृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने 1948 में सतत सृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो डॉक्टर एलन संडेजा ने दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का स्पीडी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों स्पीडी सिद्धांत जो है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत है और इसका प्रतिपादन किया आलेन गुथ ने। कब किया? 1980 में। ओके, बताइए ब्रह्मांड के रहस्य से संबंधित हिग्स बोसान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हिग्स बोसान के लिए गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और गॉड पार्टिकल की बात करें कि गॉड पार्टिकल की खोज किसने करी थी? तो पीटर हिग्स और फ्रांसवा इंगलर्ट ने गॉड पार्टिकल की खोज करी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 91 अरब प्रकाश वर्ष जो है ये ब्रह्मांड का व्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में कितनी अरब मंदाकिनी हैं?
तो पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी एक मंदाकिनी है, इससे संबंधित मंदाकिनी को किस नाम से जाना जाता है? तो दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुग्ध मेखला की आकृति किस प्रकार की है? तो सर्पिलाकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध मेखला के सर्वप्रथम किसने देखा? तो दुग्ध मेखला को सबसे पहले देखा गैलीलियो ने। ओके, बताइए सबसे नवीनतम मंदाकिनी का नाम क्या है? तो ड्वार्फ मंदाकिनी सबसे नवीनतम मंदाकिनी है। नेक्स्ट है, दुग्ध मेखला के सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है? तो सबसे नज़दीक है देवयानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड जो गैस और धूल के कणों से मिलकर बनते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इनको निहारिका कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओरियन नेबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पूरे सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग कितना दूर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 27,000 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का परिक्रमण काल कितना है? 25 करोड़ वर्ष सूर्य का परिक्रमण काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य द्वारा दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर का एक चक्कर पूरे करने के समय को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा एक ब्रह्मांड वर्ष यानी कि 1 कॉस्मिक ईयर कहते हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो एक ब्रह्मांड वर्ष कितने वर्ष का होता है? 25 करोड़ वर्ष का होता है एक ब्रह्मांड वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य क्या है? तो एक गैसीय गोला है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है। सूर्य अपना एक घूर्णन कितने दिनों में पूरा करता है? तो सूर्य अपना एक घूर्णन 27 दिनों में पूरा कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है। हम बात करें कि सूर्य में हाइड्रोजन कितनी मात्रा में पाई जाती है? तो सूर्य में 71% हाइड्रोजन पाई जाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबसे पहले हाइड्रोजन पाई जाती है 71%, उसके बाद पाई जाती है हीलियम कितनी? 26% लगभग। ओके। नेक्स्ट है, सूर्य का केंद्र भाग क्या कहलाता है? तो सूर्य का जो केंद्र भाग है ना ये क्रोड कहलाता है। ठीक है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूर्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सूर्य नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। ये कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। सूर्य का जो सिद्धांत है ना ये नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूर्य की दूसरी परत को क्या कहते हैं? तो वर्णमंडल यानी कि क्रोमोस्फीयर कहते हैं सूर्य की दूसरी परत को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? 15 मिलियन डिग्री केल्विन सूर्य के केंद्र का तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो जितना सूर्य का भाग दिखाई देता है ना उसको कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना, या फिर सूर्य क्रीट इसको कहा जाता है। सूर्य क्रीट कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? तो सूर्य क्रीट यानी कि कोरोना ये एक्सरे किरणें उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का मुकुट किसे कहा जाता है? तो सूर्य क्रीट यानी कि कोरोना को। ठीक है। तो सूर्य क्रीट या फिर कोरोना को सूर्य का मुकुट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का व्यास कितना है? तो सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना बड़ा है? तो 109 गुना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूर्य की अनुमानित आयु कितनी है? 5 अरब वर्ष सूर्य की अनुमानित आयु है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है।
आप लोग कमेंट करके बार बार बोल रहे थे कि सर आप जो लेक्चर पढ़ाते हैं ना, अभी तक हम कई सारे मैराथन वीडियो बना चुके हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। आप कह रहे थे कि सर आप स्टैटिक जीके की ई बुक लॉन्च कर दीजिए, तो आप सभी लोगों की डिमांड पर स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको विश्व का भूगोल, भारत का इतिहास और भारत के इतिहास की तीनों पार्ट मिलेंगे। भारत का संविधान मिलेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान के भी तीनों पार्ट मिलेंगे। साथ में मिल जाएगा आपको कंप्यूटर जीके। और हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो दोस्तों 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस ई बुक में देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। और आप लोगों को पता है कि हमारी जनरल साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है और करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक भी लॉन्च हो गई है। अभी मैं बात कर रहा हूँ स्टैटिक जीके की, ठीक है। तो स्टैटिक जीके की जो ई बुक है ये अभी लॉन्च हुई है। शुरुआती जो 1000 स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए 50% की छूट रखी गई है, ठीक है। तो अभी फटाफट से इस ई बुक को परचेस कर लीजिए। ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं ना, आपको सारे के सारे सब्जेक्ट बिल्कुल सेम टू सेम इस ई बुक में ऐड किए गए हैं। तो जाइए फटाफट से ई बुक को परचेस करके अपनी स्टडी को और भी बेहतरीन बना लीजिए, ठीक है। कम समय में ज़्यादा कंटेंट आप पढ़ सकते हैं हमारी ई बुक के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य का जीवन काल पूरा हो जाएगा तब वह क्या बन जाएगा। दोस्तों जब सूर्य का जीवन काल पूरा हो जाएगा, हमने पढ़ा है कि सूर्य की अनुमानित आयु कितनी है, 5 अरब वर्ष सूर्य की अनुमानित आयु है। और जब सूर्य का जीवन काल पूरा हो जाएगा तो वो लाल दानव बन जाएगा, ओके। सूर्य के पश्चात पृथ्वी के निकट कौन सा तारा है, तो सूर्य के निकट पृथ्वी के पास में प्रक्षुमा सेंचुरी है। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले क्या है, अर्थ यानी कि पृथ्वी, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। फिर सूर्य है, और हम बात करें कि सूर्य के बाद सबसे निकटतम तारा कौन सा है जो हमें प्रकाश दे सकता है, तो वो है प्रक्षुमा सेंचुरी, ठीक है। और इसके बाद भी यदि पूछा जाए ना तो अल्फा सेंचुरी है, ठीक है। और हम बात करें कि जो प्रक्षुमा सेंचुरी है इसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सबसे पहले हम सूर्य की बात कर रहे हैं, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। और प्रक्षुमा सेंचुरी का जो प्रकाश है इसको पृथ्वी तक पहुंचने में 4.3 वर्ष का समय लगता है, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को ब्रह्मांड केंद्र किस सिद्धांत में माना गया है। दोस्तों पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र बताया गया है किस सिद्धांत में, भूकेंद्रीय सिद्धांत में बताया गया है, ठीक है। और ये सिद्धांत क्या है, गलत है। अच्छा, इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो भूकेंद्रीय जिसमें भूमि यानी कि पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र बताया गया हो, ये सिद्धांत क्लॉडियस टॉलमी ने प्रतिपादित किया था, ठीक है। और इसी क्रम में हम बात करें कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है तथा सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, इस सिद्धांत का क्या नाम है। तो दोस्तों इस सिद्धांत का नाम है सूर्य केंद्रित सिद्धांत। और इस सिद्धांत में सूर्य को पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बताया, ठीक है। और ये जो सिद्धांत है ये सही है। अच्छा, जो सूर्य केंद्रित सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया, निकोलस कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोस्तों ये क्वेश्चन जो हैं ये सैकड़ों बार रिपीट हुए हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से याद रखिए, ठीक है। याद नहीं रख पा रहे हैं, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी ई बुक लॉन्च हो गई है। बिल्कुल ज्यों का त्यों कंटेंट आपको सभी सब्जेक्ट का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का नहीं कर रहे हैं, 10 से 12 सब्जेक्ट का आपको पूरा का पूरा कंटेंट सेम टू सेम छपा मिल जाएगा, ओके। परचेस कर लीजिए हमारी ई बुक को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने की बात सर्वप्रथम किसने करी थी। तो जो ग्रह हैं ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये सबसे पहले बात कही थी निकोलस कोपरनिकस ने। या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो निकोलस कोपरनिकस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है, ये किसने सिद्ध किया था, तो ये केपलर ने सिद्ध किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है। कौन कौन है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पहले 9 थे, ठीक है, लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया। अच्छा, अभी बताइए
कि किन ग्रहों को बौने ग्रह की सूची में रखा गया है। तो प्लूटो, सेरेस, एरेस, मैकमैक और हुमा, इनको बौने ग्रह की सूची में रखा गया। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्लूटो है इसको कब सौरमंडल के ग्रहों की सूची से हटाकर बौने ग्रह की सूची में शामिल कर दिया गया। तो प्लूटो को 24 अगस्त 2006 को ग्रहों की सूची से हटा दिया गया था। ये डेट भी याद रखना, सन भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों का सही क्रम क्या है। तो सूर्य से हम दूरी के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पास क्या है, सबसे पास है बुध। ये पूछा जाता है सबसे पास कौन सा ग्रह है, बुध है। फिर शुक्र है, फिर तीसरे नंबर पर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर क्या है, शनि है, फिर अरुण है, और सबसे दूर क्या है, वरुण है, ठीक है। ये दूरी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किन ग्रहों को पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह कहा जाता है। तो पार्थिव ग्रह सबसे पहले क्या होते हैं, ऐसे ग्रह जो पृथ्वी के लगभग समान हैं उनको पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और ये कौन कौन से होते हैं, तो पृथ्वी तो है ही है, बुध है, शुक्र है और मंगल है। अच्छा, किन ग्रहों को बृहस्पति ग्रह या फिर वाह ग्रह कहा जाता है। तो इन चार को छोड़कर, पृथ्वी, बुध, शुक्र और मंगल, इन चार को छोड़कर बाकी बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये क्या हैं, ये बृहस्पति या फिर वाह ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है ये जुपिटर यानी कि बृहस्पति है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आकार के अनुसार सबसे छोटा या फिर हल्का ग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा बुध है, ठीक है, और यही सूर्य के सबसे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है। तो ये बुध यानी कि मरकरी है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन सा ग्रह पूरा कर लेता है। तो सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में बुध कर लेता है, ठीक है, ये सबसे पास में है। ये कितने दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, तो मात्र 88 दिन में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सौरमंडल के किस ग्रह का तापांतर सभी ग्रहों से सबसे अधिक है। तो देखिए दोस्तों, बुध जो है ये सबसे पास है सूर्य का, ठीक है। तो ताप अंतर यानी कि ताप का अंतर सबसे ज़्यादा बुध ग्रह पर ही है, ठीक है। दिन और रात के तापमान में 600 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। दिन में तापमान होता है 427 डिग्री सेल्सियस और रात में तापमान होता है 173 डिग्री सेल्सियस, और तापांतर कितना है, 600 डिग्री सेल्सियस। बताइए सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो देखो दोस्तों, सबसे पास में बुध है, याद रखना, सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है, बुध है, ठीक है। और बुध का तापांतर सबसे अधिक है, लेकिन सबसे चमकीला या फिर सबसे गर्म ग्रह पूछा जाता है तो आप कहेंगे वो है शुक्र, ओके। भोर का तारा या फिर शाम का तारा के नाम से कौन सा ग्रह प्रसिद्ध है। तो भोर का तारा या फिर सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो जुड़वा बहन जो है ये शुक्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आकार, घनत्व और व्यास जो है ये पृथ्वी के समान है शुक्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। तो मैंने बताया कि गर्म ग्रह सबसे कौन सा है, शुक्र है, और यही सबसे चमकीला भी है। और इसके वातावरण में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, तो 97% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह किस दिशा में घूमता है। तो शुक्र जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है। तो 255 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सौरमंडल में आकार के आधार पर कौन सा स्थान है। तो पृथ्वी का आकार के आधार पर 5वां स्थान है। पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस ओर घूमती है, किस दिशा में घूमती है। तो अपने अक्ष पर पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है। तो दोस्तों ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण, ठीक है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना क्या कहलाता है, पृथ्वी की परिक्रमण गति कहलाता है, और इसी कारण से ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। आपको याद रखना
कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दिन और रात पृथ्वी की किस घटना के कारण होते हैं, तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई है पृथ्वी की 8848 मीटर, और ये काय की ऊंचाई है? माउंट एवरेस्ट की। इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी से समुद्र तल की सर्वाधिक गहराई कितनी है? तो गहराई की हम बात करें 11,033 मीटर है, और ये मैरियाना ट्रेंच की गहराई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव हो? तो पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के क्रम में कौन से स्थान पर आती है? तो दोस्तों सूर्य के क्रम में पृथ्वी तीसरे स्थान पर आती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो एक परिक्रमा करने में लगता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, पृथ्वी का परिक्रमण वेग कितना है? तो 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का परिक्रमण वेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो दोस्तों यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो आप कहेंगे 23.5 डिग्री। ठीक है। और दूसरा, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है? तो पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी है 3,84,365 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किस बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जलीय भाग कितना है? तो पृथ्वी पर जलीय भाग है 71%। कितना? 71% है। ठीक है। और हम बात करें थलीय, तो थल कितना हो जाएगा? 29%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.52 ग्राम घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं? तो मैं बता चुका हूँ, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु किस विधि के द्वारा निर्धारित की जाती है? तो पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा भूगर्भ शास्त्र। नेक्स्ट, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी का पलायन वेग होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कई सारे स्टूडेंट कमेंट करके कहते हैं कि सर भारतीय इतिहास पर वीडियो बना दीजिए, भारत का भूगोल पर वीडियो बना दीजिए, संविधान पर वीडियो बना दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग सभी सब्जेक्ट की मैराथन वीडियो बना दी गई है। ठीक है। और एक प्लेलिस्ट बना दी है सब्जेक्ट वाइज महा मैराथन के नाम से। तो इस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियो आपको मिलती हैं सारी की सारी वीडियो इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसको जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट जो कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भूपर्पटी को स्याल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। स्याल यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम इसमें प्रचुर मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूपर्पटी पर प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? यदि हम तत्व की बात करें तो भूपर्पटी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर क्या है? तो जैसे ही आप 32 मीटर अंदर जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस जो है ये तापमान बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी पर किसी भी पिंड का भार अधिकतम होता है ध्रुवों पर। क्यों होता है? क्योंकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल ये सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है?
तो न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर, क्योंकि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को कहा जाता है लैटिट्यूड लाइन, यानी कि अक्षांश रेखा। ठीक है, और हम बात करें इसी क्रम में कि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो लैंगिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है 181। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर खींची गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो कि पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करती है। ठीक है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? तो 111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव को पश्चिमी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों देशांतर रेखाएं, यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइन। नेक्स्ट है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 360 होती हैं देशांतर रेखाएं। नेक्स्ट है, पृथ्वी को 360 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर की दूरी तय करती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 डिग्री देशांतर की। नेक्स्ट है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 मिनट का। पृथ्वी पर कहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री अक्षांश पर दिन और रात एक समान होते हैं। पृथ्वी और सूर्य के मध्य सबसे अधिक दूरी किस दिन होती है? तो 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे अधिक दूरी होती है, और इस घटना को कहा जाता है अपसौर यानी कि एपे लाइन कहा जाता है। इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है? ये सूर्य है। ठीक है, और ये है हमारी पृथ्वी। यहाँ पर जो पृथ्वी है ये सूर्य से सबसे निकट है, और ये घटना कब होती है? ये घटना होती है 4 जुलाई को, और इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को अपसौर कहा जाता है। ठीक है, और इसी क्रम में जब पृथ्वी जो है ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, ठीक है, तो उस घटना को कहा जाता है अपसौर यानी कि पेरिहेलाइन कहा जाता है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिक दूरी किस दिन होती है? तो 3 जनवरी को होती है। ठीक है, याद रखेंगे दोनों घटनाओं को। नेक्स्ट स्टेप, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आने पर क्या होता है? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण हमेशा किस दिन होता है? तो पूर्णमासी के दिन होता है। ओके, नेक्स्ट है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में यदि चंद्रमा आ जाए तो कौन सा ग्रहण होता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में यदि चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण हमेशा किस दिन होता है? तो अमावस्या के दिन होता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोपरनिकस ने किया था। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो पृथ्वी की वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 78%। नेक्स्ट है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर परिधि कितनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 40,075 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को कितनी परतों में विभाजित किया गया है? तो पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। पृथ्वी की किस परत को लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल कहते हैं? तो भूपर्पटी, क्रस्ट को लिथोस्फीयर या फिर स्थल मंडल कहते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की बाहरी परत भूपर्पटी अंदर की तरफ कितनी दूरी तक स्थित होती है? तो ये 34 किलोमीटर तक स्थित होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की किस परत को पायरोस्फीयर कहते हैं? तो मेंटल को कहते हैं पायरोस्फीयर। नेक्स्ट है, मेंटल जो कि पृथ्वी की दूसरी आंतरिक परत है, इसकी मोटाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर मेंटल की मोटाई है। नेक्स्ट है, मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए है? तो मेंटल जो है ये 83% भाग घेरे हुए है। ओके, पृथ्वी का मेंटल भाग जिसे सीमा भी कहते हैं, किसका बना होता है? तो दोस्तों इसको सीमा कहते हैं। एसआई मतलब सिलिका, और Ma मतलब क्या? मैग्नीशियम। ठीक है, तो मेंटल को क्या कहा जाता है? सीमा कहा जाता है।
इसमें ये जो तत्व हैं सिलिका और मैग्नीशियम ये प्रचुर मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस परत को बेरिस्फीयर कहते हैं? तो सबसे आंतरिक परत कोर को बेरिस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी की किस आंतरिक परत को नीफे भी कहा जाता है? तो दोस्तों कोर को नीफे कहा जाता है, ठीक है, नीफे Ni यानी कि निकेल और Fe यानी कि फेरस लोहा, ठीक है। तो जो कोर परत है इसमें निकेल और लोहा प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मंगल ग्रह किस गैस की अधिकता के कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सूर्य की दूरी के क्रम में मंगल का कौन सा स्थान है? तो सूर्य से दूरी के क्रम में हम बात करें तो मंगल का चौथा स्थान है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक फोबोस है और एक डीमोस है, ठीक है। निक्स ओलंपिया एक पर्वत है, ठीक है, आपको बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर स्थित एक पर्वत है, ठीक है। और निक्स ओलंपिया बहुत बड़ा है, कितना बड़ा है? ये माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो ये मंगल ग्रह पर स्थित एक पर्वत है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? तो 687 दिनों में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। बृहस्पति का सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा स्थान है? तो सूर्य से दूरी के क्रम में बृहस्पति का 5वां स्थान है। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे कम समय में एक चक्कर पूरा कर लेता है? तो बृहस्पति जो है अपना एक चक्कर अपने ही अक्ष पर 10 दिनों में पूरा कर लेता है, ठीक है, जो कि सबसे कम समय है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष का समय लगता है। किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे अधिक है? बृहस्पति की घूर्णन गति सबसे अधिक है। सौरमंडल के सभी उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह की हम बात कर रहे हैं तो ये गैनीमीड है। और गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये बृहस्पति का उपग्रह है। किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है? तो बृहस्पति को मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आकार में पहला तो हमने पढ़ लिया कौन सा है, बृहस्पति है, ठीक है, और दूसरा है शनि। शनि को सबसे पहले किसने देखा? तो गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? तो शनि अपने वलयों की उपस्थिति के कारण, इसमें छल्ले होते हैं, शनि ग्रह में वलय होते हैं, इसी की उपस्थिति के कारण तैरता हुआ प्रतीत होता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। टाइटन की खोज किसने की थी? तो क्रिश्चियन हाइजोन ने 1665 में टाइटन की खोज की थी। ये फैक्ट एज अ क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शनि ग्रह पर कितने पूर्णतः विकसित वलय हैं? ठीक है, शनि ग्रह पर वलय की संख्या पूछी गई है। मैंने बताया था ना कि शनि ग्रह पर वलय होते हैं, इनको रिंग कहते हैं, इन्हीं को छल्ले कहते हैं। इसी की उपस्थिति के कारण शनि तैरता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, कई बुकों में आपको 7 वलय मिल जाएगा, कई बुकों में आपको 9 वलय मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जब ऑप्शन मिलेंगे तो दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, या तो 7 मिलेगा या फिर 9 मिलेगा, तो 2 में से किसी एक पर क्लिक करना है। ठीक है, शनि के जो छल्ले हैं इनकी खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। शनि का उपग्रह फोबो किस दिशा में परिक्रमा करता है? तो फोबो जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। ठीक है, सौरमंडल का आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो पहला बृहस्पति पढ़ लिया, दूसरा हमने क्या पढ़ लिया? दूसरा हमने शनि पढ़ लिया, तीसरा अरुण का नंबर आता है। ठीक है, अब बताइए कि अरुण की खोज किसने की थी? विलियम हर्शेल ने 1781 में अरुण ग्रह की खोज करी थी। नेक्स्ट है, अरुण ग्रह अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, पूरे सौरमंडल में मैं आपको बता दूं कि 2 ग्रह हैं जो कि विपरीत दिशा में घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं अपनी धुरी पर। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो अरुण ग्रह है और दूसरा शुक्र ग्रह है। बाकी के जितने भी ग्रह हैं ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। ठीक है, अरुण और शुक्र जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं अपनी धुरी पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल के किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम और सूर्यास्त पूर्व में होता है? तो ये अरुण ग्रह पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण ग्रह के चारों ओर कितने बलय यानी कि रिंग यानी कि छल्ले हैं? तो अरुण ग्रह के जो छल्लों की संख्या है वो 9 या फिर 11। कई बुकों में अलग अलग मिलता है, यहाँ पर कंट्राडिक्शन है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, दो में से कोई एक ही ऑप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सौरमंडल के किस ग्रह का रंग हल्का नीला हरा है? तो दोस्तों हल्का नीला हरा जो है ये अरुण ग्रह का रंग है, ठीक है, और मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में अरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? तो वरुण जो है नेपच्यून ये सबसे दूर है। वरुण ग्रह की खोज की बात करें तो जोहान गाले ने करी थी। वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में करता है? 165 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण है। सौरमंडल के किस ग्रह को हरे रंग का ग्रह कहा जाता है? तो वरुण ग्रह को हरे रंग का ग्रह कहा जाता है मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण। पूछा जाता है कि वरुण का जो रंग है हरा होता है किस गैस की उपस्थिति के कारण? तो मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है वरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 13 हैं। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर जो चीज़ें जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में जीवाश्म की तरह बनी रहती हैं, इसलिए इसको जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और अभी हम चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड हो चुके हैं, मिशन चंद्रयान लैंड हो चुका है, ठीक है। आपको यहाँ पर दो चीज़ें कमेंट करके बताना है कि जो चंद्रयान 3 है ना, ठीक है, ये किस डेट को यहाँ से लॉन्च किया गया था और ये चंद्रमा पर कब लैंड हुआ, दो डेटें आपको बताना है। ओके, अब बताइए कि चंद्रमा की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी की घटना को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा जो है ये पृथ्वी के जब सबसे पास होती है तो इसको कहा जाता है उपभू, और चंद्रमा पृथ्वी से जब सबसे अधिक दूरी पर होती है तो इस घटना को कहा जाता है अपभू। ये दोनों बातें भी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रमा पर स्थित धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो चंद्रमा पर जो धूल का मैदान है इसको शांति सागर कहा जाता है। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 27 दिन 8 घंटे। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो 57% भाग दिखाई देता है चंद्रमा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर कौन सा पर्वत स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लेबनिट्ज पर्वत, ठीक है। और ये चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है, 35,000 फीट इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रमा का वह स्थान जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा, उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है, जहां पर अमेरिका का अपोलो 11 उतरा। अच्छा, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 फैक्ट जो मैं आपको बताऊंगा कि भारत का चंद्रयान 3 जिस स्थान पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ है उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और चंद्रयान 2 की हम बात करेंगे, ठीक है, जहां पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े उसको किस नाम से जाना जाएगा? तो तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और हम बात करें एक और कि हमारा चंद्रयान 3 किस तारीख को लैंड हुआ? तो चंद्रयान 3 जो है ये 23 अगस्त को लैंड हुआ, ठीक है। तो हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे यानी कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। ये 3 बातें याद रख लो, 1 नंबर दिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज़ एल्ड्रिन, ठीक है। इन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा 20 जुलाई 1969 को। मैं आपको पूरी घटना समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, जो अमेरिका का चंद्रयान मिशन था ना 1969 का, ठीक है, तो इस मिशन में 3 व्यक्ति गए थे। कितने व्यक्ति गए थे? 3 व्यक्ति। नील आर्मस्ट्रांग ने सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा, इसके बाद एल्विन बज़ एल्ड्रिन ने कदम रखा, और जो तीसरे व्यक्ति थे ये स्पेस क्राफ्ट में ही बैठे रहे, ठीक है। इन्होंने चंद्रमा पर कदम नहीं रखा, इसलिए इनका नाम
कहीं पर देखने के लिए नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों की परिक्रमण और घूर्णन की दिशा क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर। और शुक्र और अरुण की हम बात करें तो इनकी दिशा है पूर्व से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट है, सौरमंडल के कौन से ग्रहों को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो बुध, शुक्र, शनि, मंगल और बृहस्पति, इनको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेलेनोलॉजी। नेक्स्ट है, उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर चट्टान 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय, अवसादी और कायांतर चट्टान। नेक्स्ट है, मेग्मा और लावा के जमने से कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है? आग्नेय चट्टानों का। प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में किसे रखा जाता है? आग्नेय चट्टानों को। निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन आग्नेय चट्टान है। चट्टानों की कठोरता को किस में मापा जाता है? तो मोह स्केल में मापा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट है, भूगर्भ में विशाल आकार के गुंबदाकार आग्नेय चट्टानों को किस नाम से जाना जाता है? बेथोलिथ के नाम से जाना जाता है। जानवरों, वनस्पति एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार है? तो सबसे ज़्यादा भाग पर अवसादी चट्टानें फैली हुई हैं, 75% भाग पर। नेक्स्ट है, अवसादी चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो ये परतदार चट्टानें होती हैं। नेक्स्ट है, कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो परतदार चट्टानों में पाया जाता है कोयला। लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टानें किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती हैं? अवसादी चट्टानों में। पृथ्वी के आंतरिक भाग में दाब, ऊष्मा और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा किस प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कायांतर चट्टान का। नेक्स्ट, किस प्रकार की चट्टान चमकदार, रवेदार और कठोर होती हैं? कायांतर चट्टानें जो हैं ये चमकदार, रवेदार और कठोर होती हैं। चूना पत्थर का कायांतर रूप क्या है? चूना पत्थर का कायांतर रूप है संगमरमर। ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो आग्नेय चट्टानें हैं। कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? 20 ऐसे खनिज हैं जिनसे चट्टानों की रचना होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, नीस, ग्रेफाइट और स्लेट किस प्रकार की चट्टानों के उदाहरण हैं? कायांतर चट्टानों के। अम्लीय चट्टानों में किस पदार्थ की अधिकता होती है? सिलिका की। किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ज्वालामुखी के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है? तो जलवाष्प की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, 80 से 90%। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य कौन सी गैसें होती हैं? तो जलवाष्प तो सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद CO2 भी होती है, हाइड्रोजन भी होती है और नाइट्रोजन भी होती है। पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? ज्वालामुखी उद्गार के समय पहले अश्रु की उत्पत्ति होती है। ज्वालामुखी के शीर्ष पर स्थित कीप के आकार के गर्त को क्या कहा जाता है? तो कीप के आकार के गर्त को क्रेटर कहा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक दरार में ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को क्या कहा जाता है? डाइक कहा जाता है। विश्व का वह कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने के कारण किस स्थान को रिंग ऑफ फायर यानी कि अग्निवलय कहा जाता है? तो प्रशांत परिमेखला को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बेली ज्वालामुखी को कहा जाता है। और स्ट्रोम्बेली ज्वालामुखी इटली के किस द्वीप पर स्थित है? लिपारी द्वीप पर, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट कोटोपेक्सी। और ये किस देश में है? इक्वाडोर में।
विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजस डेल सलाडो। ठीक है, अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है और एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी का नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एकांकगुआ। ठीक है, ये एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 6960 मीटर। नेक्स्ट है मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस महाद्वीप में स्थित है? तो किलिमंजारो जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और यदि देश पूछा जाए तो तंजानिया देश में स्थित है। संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यालू ज्वालामुखी, ये अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। प्रसुप्त ज्वालामुखी पर्वत फ्यूजियामा किस देश में स्थित है? जापान देश में। नेक्स्ट है विश्व के भूभाग का कितने प्रतिशत भाग पर्वतों से घिरा हुआ है? तो 26% भाग जो है ये पर्वतों से घिरा हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 1% जनसंख्या जो है ये पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। विश्व के किस क्षेत्र को पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो ब्रिटिश कोलंबिया को क्या कहा जाता है? पर्वतों का सागर। ठीक है, और ये क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? किस देश में? कनाडा देश में। नेक्स्ट है मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आल्प्स पर्वतमाला। ठीक है, ये फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में फैली हुई है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जर्मनी देश में स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। सीरिया और इजराइल के बीच कौन सी पहाड़ियाँ सीमा का निर्धारण करती हैं? तो दोस्तों सीरिया और इजराइल के बीच में गोलन की पहाड़ियाँ सीमा का निर्धारण करती हैं। दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ पर स्थित हैं? न्यूजीलैंड में। ठीक है, और न्यूजीलैंड के पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत कौन सा है? ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। ठीक है, हाइट कितनी है? तो 5895 मीटर। एशिया की रीढ़ किस पर्वत को कहा जाता है? कुन लुन पर्वत को एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? चाइना देश में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट एकांकागुआ। नेक्स्ट है यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट एल्ब्रुज। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट कोसयुस्को। ठीक है, ऊंचाई है 2228 मीटर। नेक्स्ट है एटलस पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप की। और इसकी हम बात करें कि लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में फैली हुई है। इसकी लंबाई है 7000 किलोमीटर। नेक्स्ट है साल्ट रेंज पर्वत जो कि एक ब्लॉक माउंटेन है, यह किस देश में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान में। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉकी पर्वत श्रृंखला और इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें ये माउंट एवरेस्ट है। 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है और स्थिति की बात करें कहाँ पर है? नेपाल में। एशिया और यूरोप महाद्वीप को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो एशिया और यूरोप महाद्वीप को यूराल पर्वत श्रृंखला अलग करती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। टिटलेस पर्वत किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड देश में। नेक्स्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की बात करें विंसफ मासिफ है। ठीक है, ऊंचाई है 4892 मीटर। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो ये नवीन बलित पर्वत है। नेक्स्ट है पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला और ये भारत में स्थित है। धरातल का विशिष्ट स्थल रूप
जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है उसे क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। ठीक है, ये आसपास की भूमि है और अगर कुछ भूखंड थोड़ा सा एकाएक उभरा है तो उसको हम क्या कहेंगे, पठार कहेंगे। सामान्यतः पठार की जो ऊंचाई है ये 300 से 500 फीट होती है। पृथ्वी के संपूर्ण धरातल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पठारों का विस्तार है? तो संपूर्ण धरातल की बात करें तो इसके 33% भाग पर क्या है, केवल पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पामीर का पठार तिब्बत में स्थित है और ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। चूंकि सबसे ऊंचा है तो ऊंचाई भी याद रखना, 5000 मीटर इसकी ऊंचाई है। विश्व की छत किस पठार को कहा जाता है? पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है और इसको तिब्बत का पठार कहा जाता है। पामीर का पठार भी इसी को कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? देखो, सबसे ऊंचा पूछा जाए या फिर सबसे बड़ा पूछा जाए, ये पामीर का पठार या फिर तिब्बत का पठार है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे विस्तृत पठार किस प्रकार का पठार है? तो ये अंतर पर्वतीय पठार है। कोलंबिया का पठार कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व की सबसे ऊंची ताजे पानी की जो झील है, टिटिका का झील, ठीक है, ये किस पठार पर स्थित है? पेरू के पठार पर स्थित है। पेंटागोनिया का पठार किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना में। ये कुछ वो पठार हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? अनातोलिया का पठार किस देश में स्थित है? तुर्की देश में स्थित है। और पीटमांड और कोलोरेंडो का पठार कहाँ पर है? अमेरिका में स्थित है। भारत में स्थित दक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है? ये ज्वालामुखी पठार है। ये एसएससी के एग्जाम में अभी रिसेंटली पूछा गया था। भूपृष्ठ पर होने वाले आकस्मिक कंपन की घटना को क्या कहते हैं? तो भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहां भूकंप का केंद्र स्थित होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तो इसको फोकस या फिर हाइपोसेंटर कहते हैं। पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित वह स्थान जहां भूकंपीय तरंग सबसे पहले पहुंचते हैं, ठीक है, जहां पर सबसे पहले पहुंचते हैं अभिकेंद्र पर, यहाँ पर, ठीक है, इसको अभिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो सिस्मोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भूकंप के दौरान भूकंप की तरंगों का रिकॉर्ड किस यंत्र पर किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिस्मोग्राफ पर। सिस्मोग्राफ की खोज किसने की थी? जॉन मिलने ने। किसने? जॉन मिलने ने सिस्मोग्राफ की खोज की थी। भूकंप की तीव्रता और ऊर्जा का मापन करने के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, देखिए, भूकंप की यदि तीव्रता मापना है या फिर ऊर्जा मापना है तो रिक्टर स्केल का प्रयोग करेंगे। और रिक्टर स्केल का विकास किसने किया था? चार्ल्स रिक्टर ने, ठीक है, अमेरिकी वैज्ञानिक थे चार्ल्स रिक्टर, इन्होंने रिक्टर स्केल का विकास किया था, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम रिक्टर स्केल रखा गया। 1935 में इसका विकास हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल का पाठ्यांक कितना होता है? ये भी पूछा गया है। 1 से 9 तक होता है, ठीक है। भूकंप के दौरान कितने प्रकार की तरंगें निकलती हैं? 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं, पी तरंगें, एस तरंगें और एल तरंगें। किस तरंगों को प्राथमिक तरंग यानी कि प्राइमरी वेव्स कहा जाता है? पी तरंगों को कहा जाता है। प्राथमिक तरंग का औसत वेग कितना होता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्या है? प्राथमिक तरंग किन माध्यमों में गति कर सकती हैं? तो ये ठोस और द्रव में गति कर सकती हैं, ठीक है। किस प्रकार की भूकंपीय तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जाता है? तो प्राथमिक तरंग यानी कि पी वेव्स को अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। भूकंप की कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं? तो जो द्वितीयक तरंग होती है ना, द्वितीयक तरंग, एस वेव्स को द्वितीयक तरंग कहा जाता है, ठीक है, और ये केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं। द्वितीयक तरंगों का औसत वेग कितना होता है? 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट है, धरातलीय या लंबी तरंगों के नाम से किन तरंगों को जाना जाता है? एल तरंगों को, ठीक है, इसको सरफेस या फिर लॉन्ग वेव्स कहा जाता है, ठीक है। और हम बात करें कि भूकंप की जो एल तरंगें हैं इनकी खोज किसने करी थी? HD लव ने एल तरंगों की खोज करी थी। एल तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, सबसे कम होता है, ठीक है। भूकंप की कौन सी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है?
तो द्वितीयक तरंगें या फिर एस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। नेक्स्ट है, सभी तरंगों में सबसे अत्यधिक विनाशकारी तरंगें कौन सी होती हैं? एल तरंगें, या फिर इनको धरातलीय तरंगें या फिर सरफेस वेव्स कहा जाता है। ये सबसे विनाशकारी होती हैं। भूकंप की कौन सी तरंगें ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में गुजर सकती हैं? तो एल तरंगें तीनों माध्यमों में गुजर सकती हैं। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? जापान में। नेक्स्ट है, भूकंप आने का प्राकृतिक कारण क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट जो है ये भूकंप आने का प्राकृतिक कारण है। नेक्स्ट है, भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस महासागरीय पेटी में आते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में कौन सी गैस की अधिकता हो जाती है? तो दोस्तों भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की अधिकता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भूकंप विज्ञान। भूकंप की किन तरंगों को लव वेव कहा जाता है? तो एल तरंगों को लव वेव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लव नाम के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज करी थी। भारत में भूकंपीय खतरों के नक्शे और कोड प्रकाशित करने वाली आधिकारिक एजेंसी कौन सी है? भारतीय मानक ब्यूरो। नेक्स्ट है, भारत कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 भूकंपीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो भूकंप के द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। संपूर्ण पृथ्वी पर उपस्थित 71% जल में से कितने प्रतिशत जल स्वच्छ और पीने योग्य है? तो पूरी पृथ्वी पर 71% जल है, ठीक है, और इस 71% जल में से 2.4% जल जो है ये पीने योग्य है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर जो ये सबसे छोटा है। नेक्स्ट है, किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? आर्कटिक महासागर को। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? याद रखना, विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है ये मैरियाना गर्त है और ये प्रशांत महासागर में है। अग्निवलय यानी कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा टेथिस महासागर का। दी ग्रेट ओशियन ग्रेट मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर से। बरमुडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सागर को महासागरीय मरुस्थल कहा जाता है? सारगेसो सागर को। सारगेसो सागर किस महासागर में स्थित है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में। किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? भूमध्य सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। नेक्स्ट है, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो ये रूस देश में और रूस के दक्षिण में स्थित है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। और विश्व की किस खाड़ी की तटरेखा सबसे लंबी है? हडसन की जो खाड़ी है इसकी तटरेखा सबसे लंबी है। ओके, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी पूछा जाए तो मैक्सिको की खाड़ी, और हडसन की जो खाड़ी है इसकी तटरेखा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय जल में लवणता किस कारण से अधिक होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड के कारण। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंडा गर्त। और हम बात करें कितनी गहराई है तो 8047 मीटर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर द्वीप जो है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? करेक्ट आंसर है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, और यह एक गर्म जलधारा है। किस महासागरीय जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा को
यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं। लेब्राडोर ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा कहाँ पर एक दूसरे से मिलती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट पर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जलधारा को उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो क्यूरोसियो जलधारा को। और हम बात करें जिस स्थान पर गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है वहाँ कौन सी घास पाई जाती है? तो जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है वहाँ पर फ्लेक्टन नामक घास पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अलास्का की जलधारा किस प्रकार की जलधारा है? ये गर्म जलधारा है। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? माओरी के नाम से जाना जाता है। बेरो जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो बेरो ब्राजील देश में पाई जाती है। एस्किमो जनजाति कहाँ पर निवास करती है? तो कनाडा और ग्रीनलैंड में। एस्किमो जनजाति का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्यूपेक। कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? तो जो पिग्मी जनजाति है, ठीक है, ये वृक्षों पर निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक जनजाति के लोग रहते हैं? तो बुशमैन नामक जनजाति के लोग जो हैं ये कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में आदिम जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। किर्गिज जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। मसाई जनजाति जो है ये कीनिया और उत्तरी तंजानिया क्षेत्र में पाई जाती है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर, ठीक है, और ये खारे पानी की झील है। किन किन देशों की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है? तो रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान की जो सीमा है ये कैस्पियन सागर से लगती है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बेकाल झील सबसे गहरी झील है। गहराई की बात करेंगे तो 1642 मीटर है, ठीक है, और रूस के साइबेरिया में स्थित है ये झील। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं, यदि आप इसी क्रम में सारे स्टैटिक जीके के सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो हमारी स्टैटिक जीके की सब्जेक्ट वाइज रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको हमारी ई बुक के अंदर मिल जाएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे आपको? तो विश्व का भूगोल मिल जाएगा जो हम पढ़ रहे हैं, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास के तीनों पार्ट मिलेंगे, भारत का संविधान मिलेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था मिलेगा, सामान्य विज्ञान के तीनों पार्ट मिलेंगे, साथ में आपको मिल जाएगा कंप्यूटर जीके, ठीक है। तो रामबाण ई बुक है स्टैटिक जीके की, गारंटी से बोल सकता हूं ये सारे के सारे जो 5000 से क्वेश्चन है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों इसी क्रम में हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च हो गई है और साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने और मेरी पूरी टीम ने बेहद ही मेहनत करके इन ई बुक को तैयार किया है और गारंटी से बोल सकता हूं यदि आप इन ई बुक से स्टडी करेंगे तो आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। अभी बताइए किस झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया और पवित्र सागर के नाम से जाना जाता है? तो बेकाल झील के लिए पर्ल ऑफ साइबेरिया और पवित्र सागर कहा जाता है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? वान झील, ठीक है। लवणता की बात करेंगे तो 330% है। झीलों का देश किस देश को कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं, लगभग 16,800 झीलें हैं। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो टंगानिका झील विश्व की सबसे लंबी झील है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील कौन सी है? तो दोस्तों टिटिका का झील जो है ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है, ठीक है। और हम बात करें कहाँ पर स्थित है तो पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विक्टोरिया झील, और ये कहाँ पर है? यूएसए में। विक्टोरिया झील से किस नदी का उद्गम होता है? तो श्वेत नदी का उद्गम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, लंबाई है 6,690 किलोमीटर। नील नदी किन दो नदियों से मिलकर बनती है? तो नील नदी दो नदियों से मिलकर बनती है, श्वेत नील और ब्लू नील, ठीक है।
जो श्वेत नील नदी है और ब्लू नील नदी है, ठीक है, जिस स्थान पर आपस में मिलकर नील नदी का निर्माण करती हैं उस स्थान को कहा, वो कौन सा स्थान है, तो सूडान की राजधानी खार्तूम है। ऑयल रिवर या फिर इसको तेल नदी कहा जाता है, ठीक है। तो तेल नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, नाइजर नदी को। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो जाम्बेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाम्बेजी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, करीबा बांध बना हुआ है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी पूछा जाए, बड़ी नदी तो हमने पढ़ लिया कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नील नदी। अब सबसे चौड़ी नदी यदि पूछा जाए तो आप कहेंगे अमेजोन नदी। अब्बाह तंत्र के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अब्बाह तंत्र के आधार पर बात कर रहे हैं, अमेजोन सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और अमेजोन नदी का जो अब्बाह तंत्र है ये लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मिसिसिपी मिसौरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा है, हडसन नदी के किनारे। कौन सी नदी यूएसए और मैक्सिको के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा रियो ग्रांडे नदी। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जाना जाता है, तो यूरोप की नदी है राइन नदी, इसको कोयला नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप की किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है, राइन नदी को कहा जाता है। और चीन का शोक हुबांगहो नदी को कहा जाता है। दुनिया भर में गेहूं और मक्का उत्पादन के किस प्रसिद्ध स्थान को रोटी की टोकरी भी कहा जाता है, रोटी की टोकरी प्रेरी क्षेत्र को कहा जाता है। जो प्रेरी घास के मैदान हैं, ठीक है, ये किस महाद्वीप पर स्थित हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर। और हम बात करें देशों की तो ये यूएसए और कनाडा देशों में स्थित, कनाडा देश में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरी घास के मैदान किस प्रकार के मैदान हैं, तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। पंपास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं, तो अर्जेंटीना देश में पाए जाते हैं, ठीक है। महाद्वीप की बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। नेक्स्ट है, पोस्ताज नामक घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं, हंगरी देश में। और महाद्वीप भी पूछा जाता है तो यूरोप महाद्वीप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेपी नामक शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, यूरोसिया में, ठीक है। नेक्स्ट है, बेल्ट घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में। और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डाउन्स कहा जाता है। कैंटरबरी नामक घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड देश में। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है, सवाना कहा जाता है। लानोज नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस देश में स्थित हैं, वेनेजुएला में। ब्राज़ील देश में स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, कैंपोस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान एशिया महाद्वीप के किस देश में स्थित हैं, तो पटाना नामक जो घास के मैदान है श्रीलंका में स्थित हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, एंजिल जलप्रपात, ठीक है, या फिर इसको वेनेजुएला जलप्रपात भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 979 मीटर है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो कैरोनो नदी पर स्थित है, ठीक है। और स्टैनली जलप्रपात की बात करें तो कांगो नदी पर बना हुआ है। न्याग्रा जलप्रपात की बात करेंगे तो सेंट लॉरेंस नदी पर बना हुआ है। न्याग्रा जलप्रपात की बात करें किन देशों की सीमा पर स्थित है, तो कनाडा और अमेरिका। न्याग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है, तो इरी और ओंटेरियो। आयतन में विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, आयतन में हम बात कर रहे हैं तो इगुआसो जलप्रपात जो है ये आयतन में विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है और ब्राजील में है और पराना नदी पर ये जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जोंग या फिर गरसोप्पा। और हम बात करें कि जो जोंग या फिर गरसोप्पा जलप्रपात है भारत के किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में। और किस नदी पर है, ठीक है, नदी भी पूछी जाती है ना, तो शरावती नदी पर। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, जिब्राल्टर जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि किन किन महाद्वीपों के देशों के भूभाग को अलग करती है,
तो ये स्पेन, ठीक है, और मोरक्को, ठीक है, दो देशों के भूभाग को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोबर जल संधि किन देशों के भूभाग को अलग करती है? तो ब्रिटेन और फ्रांस के। कौन सा जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? तो बॉस जलडमरू मध्य। बाब अल मंडब जल संधि किन किन सागरों को जोड़ती है? तो लाल सागर और अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल किन किन देशों के मध्य में स्थित है? तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है। कौन सा जलडमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य। पाक जलडमरू मध्य किन देशों को पृथक करता है? तो ये भारत और श्रीलंका को पृथक करता है। याद रखना, यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं लोग, और भारत और पाकिस्तान ऑप्शन में सबसे पहले देते हैं एग्जामिनर, ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान क्लिक कर देते हैं, जो कि नहीं करना। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका देशों को पृथक करता है। नेक्स्ट है, इराक का शहर बगदाद किस नदी के किनारे है? टाइग्रिस नदी के किनारे। ऑस्ट्रेलिया का शहर है पर्थ, ये स्वाइन नदी के किनारे है। मिस्र की राजधानी काहिरा है, ये नील नदी के किनारे है। इटली देश की राजधानी रोम जो है ये टाइबर नदी के किनारे है। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी जो है ये पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम बात करें कि सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? जापान को। एम्पायर सिटी कहा जाता है न्यूयॉर्क को। और लैंड ऑफ मिडनाइट सन यानी कि मध्य रात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है? नॉर्वे को। सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सैन फ्रांसिस्को। दक्षिण का ब्रिटेन किस देश का भौगोलिक उपनाम है? न्यूजीलैंड देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। नेक्स्ट है, यूरोप का खेल का मैदान किस देश का उपनाम है? स्विट्जरलैंड का। ओपेरा हाउस किस देश का प्रसिद्ध स्थल है? ऑस्ट्रेलिया में। काबा नामक स्थान कहाँ पर है? सऊदी अरब की मक्का में। व्हाइट हाउस किस देश के उपराष्ट्रपति का आवास है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आवास है व्हाइट हाउस, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी को कितने महाद्वीपों में विभाजित किया गया है? 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। हम बात करें कि विश्व में कौन सा महाद्वीप है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। एशिया विश्व के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो ये 30% भाग पर फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप पृथ्वी के किस गोलार्ध में है? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो एशिया महाद्वीप जो है ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप पर निवास करती है? तो एशिया महाद्वीप पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या। विश्व और एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा देश है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश की है? चाइना की है, ठीक है। और लेकिन अभी अप्रैल 2023 में जो आंकड़े जारी हुए हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है ये भारत देश की हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया में सबसे कम जनसंख्या किस देश की है? मालदीव की। हम एशिया में बात कर रहे हैं। और विषमताओं का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा ये एशिया महाद्वीप के भारत देश में है, ठीक है। और स्पेशल हम बात करें भारत के किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में। एशिया महाद्वीप में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? चीन से। विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध यानी कि लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? तजाकिस्तान जो है ये सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड देश है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र किस देश में है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र जो है ये भारत में है, ठीक है। और उस क्षेत्र का नाम है मासिनराम और ये कहाँ पर है? मेघालय राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो एशिया के दक्षिण में हिंद सागर है। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक डाकघर किस देश में है? तो एशिया महाद्वीप में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डाकघर वाला देश अपना देश भारत है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्निया द्वीप, ठीक है। और ये प्रशांत महासागर में है। एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से क्या अलग करता है? लाल सागर और सुएज नहर। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। जापान का नागासाकी शहर किस द्वीप पर स्थित है?
तो ये क्युशु द्वीप पर स्थित है। याद रखना, ये क्वेश्चन रिसेंटली ही पूछा गया था। हम बात करें जापान का पुराना नाम क्या है। निप्पान जापान का पुराना नाम है। जापान की राजधानी टोक्यो किस नदी पर स्थित है, तो ये होन्शु नदी पर है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया था, तो अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। ठीक है, और जो परमाणु बम गिराया गया था उस बम का नाम है लिटिल बॉय। ये नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, और हम बात करें कि अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु हमला कब किया था, तो हिरोशिमा पर किया था 6 अगस्त को, और इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया। और नागासाकी शहर पर जो बम गिराया गया उस बम का नाम क्या है, फैट मैन उस बम का नाम है। दोस्तों, वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ाना एक अपने आप में बहुत ही बड़ी मेहनत का काम है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा देने पड़ते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो मैं आपको ज़्यादा दे रहा हूँ और कम समय में दे रहा हूँ। ठीक है, आपका जो समय है ना यहीं पर बचता है। ठीक है, आप फ्री एजुकेशन देख रहे हैं, बहादुर सर से आप पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा समय की बचत हम आपके लिए करते हैं। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है, सुएज नहर। एशिया का सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश कौन सा है, थाईलैंड। स्वर्णम त्रिभुज के अंतर्गत एशिया के कौन से 3 देश आते हैं, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। ये स्वर्णम त्रिभुज के अंतर्गत आते हैं। रूस का एशिया में आने वाला भाग क्या कहलाता है, तो रूस का एशिया में जो भाग आता है ना उसको साइबेरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, साइबेरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की राजधानी मास्को किस महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों याद रखना, जो रूस है, रूस देश, इसका क्षेत्रफल 2 देशों में फैला हुआ है। ठीक है, एक तो एशिया महाद्वीप और दूसरा यूरोप महाद्वीप। तो जो मास्को है, कई बार पूछा गया, रूस की राजधानी है, ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। एशिया का प्रवेश द्वार किस देश को कहा जाता है, तुर्की देश को कहा जाता है। एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं, 48 देश हैं। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है, जावा द्वीप सबसे घना द्वीप है। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले देशों में सबसे ज़्यादा गन्ना कौन सा देश उत्पादित करता है, तो एशिया में गन्ना सबसे ज़्यादा भारत उत्पादित करता है। अंध महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। संसार का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिसका विस्तार 4 गोलार्धों में है, अफ्रीका महाद्वीप का विस्तार 4 गोलार्धों में है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महासागर है, हिंद महासागर। संसार में क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, क्षेत्रफल के आधार पर पहला कौन सा है, एशिया है। ठीक है, और दूसरे की बात करें, दूसरा अफ्रीका महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 20% भाग पर अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, अल्जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के आधार पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में दूसरा स्थान अफ्रीका महाद्वीप का है। अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की कुल जनसंख्या का 17% जनसंख्या निवास करती है। कौन सी जल संधि अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है, जिब्राल्टर जल संधि। सुएज नहर पर अफ्रीका महाद्वीप के किस देश का नियंत्रण है, तो सुएज नहर पर मिस्र का नियंत्रण है। और सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिसमें से कर्क, मखर और भूमध्य तीनों रेखाएं गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल जो है ये सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और चूंकि सबसे बड़ा मरुस्थल है तो हम बात कर लेते हैं कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर। कौन सी नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी, और ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बांध नील नदी पर बना हुआ है, तो अस्वाना बांध। कौन से देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत इथोपिया, सोमालिया और जिबूती 3 देश आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो लिम्फोपो नदी जो है
ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, और 5 स्टार मार्क कर लो। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। भूमध्य रेखा को अफ्रीका की कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर को स्वर्ण नगर कहा जाता है? तो जोहान्सबर्ग, ये दक्षिण अफ्रीका का शहर है, इसको स्वर्ण नगर कहा जाता है। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप का नवीनतम राष्ट्र कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप का नवीनतम राष्ट्र है। और हम बात करें कि कौन सा है, तो 54वां है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में टोटल 54 देश हैं, ठीक है। और ये कब बना? तो 9 जुलाई 2011 को। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। विश्व के किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने करी थी? कोलंबस ने। कब? 1492 में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है? 29 है। संसार का कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल में तीसरा बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो 16.3% भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के आधार पर विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो जनसंख्या के आधार पर हम बात कर रहे हैं, तो जनसंख्या में चौथा महाद्वीप जो है उत्तरी अमेरिका है। और उत्तरी अमेरिका जनसंख्या में कौन सा है? तीसरा है, ठीक है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है? तो विश्व की कुल जनसंख्या का 4.22% भाग कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। उत्तरी अमेरिका का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मूलवासियों को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से किस महाद्वीप का भाग है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है। नेक्स्ट है, किन चक्रवातों का संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका से है? तो हरिकेन और टोर्नेडो चक्रवात। नेक्स्ट है, विश्व में मक्का उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका मक्का उत्पादन में टॉप पर है। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है? यूरोप महाद्वीप में 46 देश हैं। नेक्स्ट है, विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप की किस नदी के किनारे 4 देशों की राजधानी स्थित है? डैन्यूब नदी के किनारे 4 देशों की राजधानी स्थित है। यूरोप का सबसे बड़ा शहर लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो टेम्स नदी के किनारे स्थित है लंदन। नेक्स्ट है, यूरोप का गर्म कंबल किस जलधारा को कहा जाता है? तो मैंने बताया था पहले ही, गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप का विश्व के सभी महाद्वीपों में कौन सा स्थान है? तो यूरोप का क्षेत्रफल में 6वां स्थान है। जनसंख्या के आधार पर हम बात करें, विश्व का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला महाद्वीप, जनसंख्या में यूरोप का तीसरा स्थान है और क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है? 6वां है। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने करी थी? जेम्स कुक ने अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप, वीरान महाद्वीप किस महाद्वीप के उपनाम है? अंटार्कटिक महाद्वीप के। और अंटार्कटिक महाद्वीप पर भारत के कितने शोध केंद्र स्थित हैं? भारत के 3 शोध केंद्र स्थित हैं, ठीक है। दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रामचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका महाद्वीप का कितने प्रतिशत भाग बर्फ से ढका हुआ है? तो अंटार्कटिका का 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल में चौथा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 12% जो क्षेत्रफल है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पास में है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है? 15 है। इन 15 में से 12 स्वतंत्र देश हैं और 3 जो हैं ये आश्रित देश हैं, ठीक है। अगर 15 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको 12 जरूर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्वतंत्र देश जो हैं
इन्हीं को काउंट करते हैं लगभग। तो ये 3 काउंट नहीं करना है, 12 ऑप्शन में मिल जाए तो 12 पर क्लिक करके आना है, लेकिन 12 ना दिखे तो 15 पर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के आधार पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो जनसंख्या में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप 5वां है, ठीक है। और यहाँ की कुल जनसंख्या कितनी है? 43 करोड़। कौन सी जल संधि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को जोड़ती है? पनामा जल संधि। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी किस देश की है? तो दोस्तों बोलीविया की राजधानी लापाज जो है ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, 3600 मीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का कौन सा देश सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन करता है? तो ब्राजील में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन होता है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल में किसके सर्वाधिक भंडार हैं? नाइट्रेट के भंडार हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से विषुवत रेखा कितने देशों से गुजरती है? तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से विषुवत रेखा गुजरती है और 3 देशों से होकर गुजरती है, ब्राज़ील, कोलंबिया और इक्वाडोर। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है? तो दक्षिण अमेरिका के 4 देशों से मकर रेखा गुजरती है, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना और चिली। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। प्यासी भूमि का देश, द्वीपीय देश किस महाद्वीप को कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? तो एबोरजीन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एबोरजीन्स ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने करी थी? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एबेल तस्मान और जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज करी थी। ग्रेट बैरियर रीफ का संबंध किस महाद्वीप से है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक सीसा उत्खनन करने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया देश। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? मर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, लंबाई है 2508 किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिनी के बीच कौन सी जल संधि है? टोरस जल संधि। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा किस नदी के तट पर है? तो मेलोंगलो नदी के तट पर है कैनबरा। कौन सा चैनल ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? वास चैनल ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। बेरिंग जल संधि किन 2 देशों को पृथक करती है? रूस और अमेरिका को अलग करती है, बेरिंग जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है। विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा ऊन का निर्यातक करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया देश। और विश्व के कुल ऊन उत्पादन का 1/3 भाग ऑस्ट्रेलिया ही उत्पादित करता है। और दोस्तों मेरिनो जाति की एक भेड़ है, ठीक है। ये मेरिनो जाति की भेड़ सर्वोत्तम ऊन की प्राप्ति के लिए है, ठीक है। याद रखना, पूछा जाता है कि सर्वोत्तम ऊन प्राप्ति के लिए कौन सी भेड़ है? तो मेरिनो भेड़ है, ठीक है। और मेरिनो जाति की जो भेड़ है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ऊन का सर्वाधिक निर्यातक देश है, ठीक है। याद रखना, यहाँ पर हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आपको कंटेंट की क्वालिटी, आपके बहादुर सर की मेहनत, पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों इसी क्रम में यदि आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना है ना, आपके पास कम समय है, आपका एग्ज़ाम हाल फिलहाल है, तो आप सारे सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन कर सकते हैं हमारी ई बुक के माध्यम से। इस ई बुक में सारे सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और अभी स्पेशल ऑफर रखा गया है शुरुआत के स्टूडेंट के लिए। अभी मैंने 100 स्टूडेंट कर दिए हैं। शुरुआत के जो 100 स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशल ऑफर रखा गया है। इस ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है, करंट अफेयर्स की ई बुक भी लॉन्च हो गई है, इसी के साथ सामान्य विज्ञान की ई बुक भी लॉन्च हो गई है, ठीक है। और तीनों जो ई बुक हैं ये बेहतरीन ई बुक हैं और तीनों ई बुक को परचेस करके अपनी स्टडी को मजबूत बना लीजिएगा। सिलेक्शन करने की तैयारी अभी से आप कर लीजिए हमारी ई बुक के माध्यम से। 2 क्वेश्चन हैं,
एज अ टेस्ट हम आपसे पूछेंगे। इनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। भूगोल यानी कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यदि आपने ध्यान से वीडियो देखा है तो आप ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा ही होगा, इतनी मैंने मेहनत करी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने भाई बहनों के साथ में, आपके दोस्तों के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन आप लोगों को ये काम करना है। हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन दबाना है, ठीक है। और प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। हम लगभग 12 से 15 मैराथन वीडियो बना चुके हैं सभी सब्जेक्ट पर, ठीक है। और महा मैराथन सब्जेक्ट वाइज की हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको स्क्रीन पर 3 वीडियो दिख रहे होंगे, यही 3 वीडियो हैं, इनको आप ज़रूर देख लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।